दोस्तों ये डेली करंट अफेयर्स का जो सेशन है इसका सोर्स है द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, डाउन टू अर्थ जैसे तमाम समाचार पत्र और साथ में उत्तर प्रदेश के लिए दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, अमर उजाला जैसे समाचार पत्रों का जो है हमने मदद लिया है। इस सेशन का जो पूरा जो हेल्प मिलेगा आपको किसी भी स्टेट पीएससी, यूपीएससी या अन्य कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पूरा हेल्प मिलेगा जहां करंट अफेयर से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फटाफट जुड़िए और अपने सारे मित्रों के साथ क्लासेस के लिंक को साझा भी कर दीजिए। मोहम्मद आरिफ, अलका तिवारी, रेखा, रूबी रानी, स्नेहा, अनीता, शिवम, आलोक, दीपू, सभी का स्वागत, सभी का नंदन। थोड़ा सा मैं लेट, थोड़ा सा आप लेट, है ना, दोनों लोग ही लेट चल रहे हैं। शिव, प्रीति, ऋषभ, सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन। ठीक, चलिए फटाफट जो है शेयर करते रहिए। और दोस्तों इस समय आप जुड़े हैं अनअकैडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है फॉर यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी। अगर आपने प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लिया दोस्तों, तो प्लस के सब्सक्रिप्शन पे आपको अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड सेशन का लाभ मिलेगा। ठीक है, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ। और इसके लिए जो कोड यूज करना है वो कोड क्या है, अनूप 10 कोड का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, आप सब्सक्रिप्शन लेकर लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों कोड अनूप 10 जैसे ही मैंने बोला तो मुझे स्पेशल क्लासेस याद आ गई। आज हम 11 बजे जो स्पेशल क्लास करेंगे वो भ्रष्टाचार पर करेंगे, करप्शन पर करेंगे, और ये सोसाइटी की आज आखिरी की क्लास है ना। इसके बाद कल से हम लोग एनवायरमेंट वाले सेक्शन को स्टार्ट करेंगे और कल ही से हम इकोनॉमी के सेक्शन को भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए भी आप लोग तैयार हो जाइएगा। और 2 बजे आप लोग जान ही रहे हैं कि प्लस पे जो है वो ज्योग्राफी की क्लासेस, जियोमॉर्फोलॉजी की क्लासेस जो है, और जियोमॉर्फोलॉजी में अगर हम बात करें फिजिकल ज्योग्राफी क्लासेस, और फिजिकल ज्योग्राफी में अगर हम बात करें तो क्लाइमेटोलॉजी का पोर्शन 2 बजे चल रहा है, जिसका आप लोग लाभ उठा रहे होंगे। ठीक है, ये टेलीग्राम लिंक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्लास के बाद जो है इस टेलीग्राम के माध्यम से जो अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइए, कि आप लोग को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाभ मिल जाए, है ना। और फटाफट सभी को शेयर कर दीजिए कि सभी जो है वो ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज को, और पहला न्यूज है दोस्तों जिसका सोर्स है द हिंदू। द हिंदू से लिया हुआ न्यूज है। न्यूज क्या है, गवर्नमेंट रिस्पॉन्स अवेटेड ऑन लॉ ऑन इंटरफेथ मैरिज। ठीक है ना, शादी ब्याह का मौसम फिर से शुरू हो चुका है, और शादी ब्याह के मौसम में जो पहला समाचार है वो विवाह से ही संबंधित है। अब विवाह से संबंधित अगर ये समाचार है, कल सोसाइटी क्लासेस हुई थी, रात को 8 बजे हुई थी, उसका आप देख लीजिएगा, ब्लैक मनी काले धन पे हुई थी, है ना। उसका लिंक मैंने शेयर किया है ग्रुप में, तो उस पे से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो हाँ, विवाह का मौसम है और विवाह के मौसम में हम विवाह पे ही चर्चा करेंगे, लेकिन ये विवाह जो है थोड़ा सा विवादित विवाह के बारे में हम बात कर रहे हैं, अंतर धार्मिक विवाह के बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना, कि अंतर धार्मिक विवाह क्या होता है। ठीक है, और अंतर धार्मिक विवाह पर जो है वो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स का जो है वेट किया जा रहा है, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। अब ये जो टॉपिक है, ठीक है, ये टॉपिक आपके किस एग्जाम के लिए, मतलब एग्जाम के किस पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एक प्रश्न है। थोड़ा सा आप लोग इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आप बता सकते हैं, एक बार कमेंट में आप बता दीजिए कि ये जो टॉपिक है वो आपके जनरल स्टडीज के पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 या पेपर 4 कहाँ से संबंधित और किस विषय से संबंधित है ना। ठीक है, विवाह से संबंधित है तो आप लोग को उत्तर इसका देना है, और शेयर करते रहिए अपने सारे मित्रों के साथ, है ना। दीपाली, प्रांजलि, सुमन, सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन। सारे मित्रों के साथ जो है शेयर करते रहिए, और फ्री क्लासेस है तो इसका लाभ उठाइए, है ना। तो चलिए, आप लोग जो है दिमाग में आपके प्रश्न आ भी गया होगा, दिमाग में उत्तर। तो दोस्तों ये इंडियन सोसाइटी से संबंधित टॉपिक, और इंडियन सोसाइटी में एक टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था, मैरिज यानी कि विवाह। ठीक है, तो विवाह से संबंधित एक टॉपिक है, इंडियन सोसाइटी से संबंधित टॉपिक है। अब विवाह का जो हमने टॉपिक पढ़ा था, आपको याद होगा कि जब मैं आपका नोट्स बनवाता हूं तो नोट्स में मैंने क्या कहा है, साइड में थोड़ा सा जगह जो है वो छोड़ दिया कीजिए। ठीक है, अब विवाह में आपने पढ़ा, विवाह में आपने हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट सारा पढ़ा, है ना। अंतर जातीय विवाह के बारे में भी पढ़ा, अंतर धार्मिक विवाह के बारे में भी पढ़ा। अब ये थोड़ा सा करंट इशू हो गया है अंतर धार्मिक विवाह का, तो ये टॉपिक आप क्या करेंगे, उसी के साथ इंक्लूड जब कर लेंगे तो आपका जो नोट्स हो जाएगा, जो कि आपने बनाया है, वो थोड़ा सा अपडेटेड फॉर्म में हो जाएगा, करंट इशू जो है उसमें अपडेट हो जाएंगे। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, करंट इशू को जो है वो अपडेट करते हुए अपना नोट्स जो है वो तैयार करते हुए चलना। आइए समाचार पे आ जाते हैं। तो विशेष विवाह अधिनियम 1954 के बारे में बात हो रही है, और देश में अंतर धार्मिक विवाहों को नियंत्रित करने वाले कानून विशेष विवाह अधिनियम 1954 को सर्वोच्च न्यायालय में क्या की गई है, चुनौती दी गई है।
वर्ष 2021 में कई प्रावधानों को रद्द करने के लिए जो है वो याचिका दायर की गई है, विशेष विवाह अधिनियम 1954। अब प्रश्न ये उठता है कि सर ये विशेष विवाह अधिनियम 1954 है क्या? हमें तो ये पता नहीं है ना? तो सर कृपया करके एक बार बता दीजिए कि विशेष विवाह अधिनियम 1954 होता क्या है, हमें भी अपडेट हो जाए। तो दोस्तों विशेष विवाह अधिनियम 1954 के बारे में बात करें तो ये भारत में अंतर धार्मिक और अंतर जातीय विवाह को पंजीकृत करने और मान्यता प्रदान करने हेतु बनाया गया है। ठीक है, समझिएगा, अंतर धार्मिक और अंतर जातीय। जब बात हम अंतर धार्मिक कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? एक धर्म का दूसरे धर्म से। मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं, ठीक है, विवाह तो दो ही लोगों के बीच में होगा, है ना? दो लोग हैं, एक पुरुष एक महिला, ठीक है। अब मान लीजिए किसी पुरुष, मान लीजिए वो हिंदू धर्म से है या मुस्लिम धर्म से है, और महिला जो है या हिंदू या मुस्लिम धर्म से, किसी भी धर्म से। अब होता क्या है कि हिंदू मैरिज एक्ट और मुस्लिम मैरिज एक्ट जो है इस प्रकार के विवाहों को क्या करती है? मान्यता नहीं देती है ना? तो इसके लिए क्या होता है? इसके लिए विशेष विवाह अधिनियम के तहत जो है इनके विवाहों को जो है वो मान्यता देने की बात की जाती है। ठीक है। अब अंतर जातीय विवाह होता है, जैसे कि किसी स्वर्ण जाति का किसी निम्न जाति के साथ या पिछड़ी जाति के साथ ये विवाह जो होता है। तो इस पर भी जो है बहुत जान ही रहे हैं आप लोग कि कानूनी दांवपेच है। तो इन्हीं कानूनी दांवपेचों का समाधान निकालने के लिए विशेष विवाह अधिनियम 1954 जो है, जिसके तहत पंजीकृत करने के बारे में बात की जाती है। ठीक है ना? तो यह एक नागरिक अनुबंध के माध्यम से दो व्यक्तियों को अपनी शादी विधि पूर्वक करने की क्या करता है? अनुमति देता है ना? तो इसमें क्या है? अब इस अधिनियम के तहत बात करें तो किसी धार्मिक औपचारिक के निर्वहन की आवश्यकता नहीं होती। अब इसके तहत जो कहते हैं ना, जाके हमने कोर्ट में मैरिज कर लिया यहाँ, तो इसमें कोई भी धार्मिक रीति रिवाज की जो है वो मान्यता जो है उसकी जरूरत नहीं है ना? जैसा कोर्ट मैरिज के बारे में आप लोगों ने काफी सुना भी होगा। अब इस अधिनियम के तहत अगर हम देखें तो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध जितने भी विवाह हैं वो विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत जो है वो सम्मिलित कर लिए जाते हैं। अब इस अधिनियम ना केवल विभिन्न जाति और धर्मों के भारतीय नागरिकों पे, बल्कि विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों पे भी क्या होता है? लागू होता है कि वो भी इस विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत विवाह करके पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब बात यह है कि वर्तमान में इसके खिलाफ याचिका क्यों पड़ी? प्रश्न अब आ गया। अब हम आ जाते हैं, अभी तक तो हमने विशेष विवाह अधिनियम माफ कीजिएगा, अभी तक तो हमने SMA 1954 पर जो है वो चर्चा की। अब प्रश्न ये उठता है कि इसके खिलाफ जो है वो याचिका क्यों पड़ी? तो दोस्तों SMA की धारा 5 जो है, इस कानून के तहत अगर हम बात करें तो शादी करने वाला जो व्यक्ति है वो इच्छित विवाह की सूचना देने की जो है उसकी आवश्यकता होती है। ठीक है। धारा 5 में धारा 6(2) के मुताबिक अगर हम बात करें तो इसे विवाह अधिकारी के कार्यालय में एक विशिष्ट स्थान पर जो है वो चिपका दिया चाहिए। मतलब जिसका जिसका विवाह हुआ है उसका जो है वो नोटिस बोर्ड जो रहता है उस पर चिपका दिया जाता है कि फलनवा का शादी फलनवी के साथ जो है वो हो गया है। ठीक है। इसके अलावा बात करें तो धारा 7(a) किसी भी व्यक्ति को नोटिस के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर विवाह पर आपत्ति करने की अनुमति देती है, और ऐसा ना करने पर धारा 7(2) के तहत विवाह संपन्न किया जा सकता है। मान लीजिए किसी ने विवाह किया, मान लीजिए कि आप ही में से किसी ने विवाह कर लिया, है ना? समझिएगा मेरी बात, और आपके पेरेंट्स को नहीं पसंद आया तो 30 दिन का समय होता है, धारा 7(1). ठीक है ना? 30 दिन के अंदर अगर किसी ने आपत्ति कर दी उस विवाह पर, ठीक है, तो फिर बाकी आगे का प्रोसेस होगा। अगर नहीं होगी तो सब कुछ जो है वो आपका सही चल रहा है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले इन प्रावधानों के कारण कई अंतर धार्मिक जोड़ों ने अधिनियम की धारा 6 और 7 को न्यायालय के समक्ष जो है वो चुनौती दी है। अब इसमें दो चीजों पे आपको ध्यान रखना है। पहला क्या? 7। अब भारतीय संविधान के अंतर्गत आपने एक बात और भी पढ़ी है कि जो हमारा मूल अधिकार है, उस मूल अधिकार में एक और अधिकार क्या दिया गया है? अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने का अधिकार, है ना? इस पर कई बार हम लोगों ने चर्चा की है कि अपने पसंद का जीवन साथी चुनने का अधिकार जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट्स है। यानी कि 21 साल से ऊपर अगर लड़का और लड़की हो जाते हैं तो अपने पसंद से किसी भी धर्म, किसी भी जाति का कोई भी उसका जीवन साथी हो, उसके साथ वह विवाह करके अपना जीवन निर्वहन कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन आर्टिकल इसी की धारा 7 यानी कि SMA 1954 स्पेशल मैरिज एक्ट विशेष विवाह अधिनियम की धारा 1954 की धारा 7(a) क्या कहती है कि अगर कोई भी व्यक्ति
अगर विवाह कर रहा है और उसके विवाह पे 30 दिन के अंदर अगर कोई आपत्ति कर देता है, ठीक है ना, तो क्या होगा, उस पर जो है अब मामला चलने लगेगा, है ना, और नहीं करता है तो उसके विवाह को जो है वो क्या किया जाएगा, संपन्न माना जाएगा। यानी कि यहां व्यक्ति की निजता पर या उसको जीवन साथी चुनने के अधिकार पर क्या किया गया है, एक प्रकार से रोक लगा दी गई, पहली चीज। दूसरी चीज जिसपे प्रश्न उठ रहा है, छठवां जो है इसमें क्या है कि इसे विवाह के अधिकारी के कार्यालय में एक विशिष्ट स्थान पर चिपका दिया जाना चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति है ए और उसके साथ जो उसकी जो भी जीवन संगनी है बी, ठीक है, अब ए और बी का जो है वो विवाह हो रहा है और विवाह के बारे में जो उसका फोटो और सारा डिटेल जो है वो क्या हो गया, नोटिस बोर्ड में चिपका दिया गया। कहां, जो मैरिज कोर्ट है ना, वहां आपको क्या कर दिया गया, चिपका दिया गया। अब इससे क्या है कि किसी व्यक्ति की जो निजता है उसका भी क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। तो याचिका इसी के खिलाफ पड़ रही है कि जो धारा 6 और धारा 7 है उसको क्या कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, क्योंकि यहां हमें जो भारतीय संविधान के तहत मिले हुए जो अधिकार हैं, कौन से अधिकार, जीवन साथी चुनने का अधिकार और दूसरा कौन सा, अपना निजता का अधिकार यानी कि राइट टू प्राइवेसी, इन दोनों का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। देखिए प्रश्न कहां कहां से बनते हैं और किसी टॉपिक पर चर्चा कहां कहां से होते हैं ये आपको समझना है। इंडियन सोसाइटी की जब मैं क्लास आपके साथ चर्चा कर रहा था तो इंडियन सोसाइटी की क्लास में चर्चा करते हुए मैंने कहा भाई कि जो करंट इशू है और खासकर जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उन सारे फंडामेंटल राइट्स का यूज इंडियन सोसाइटी में आएगा। इसलिए इंडियन पॉलिटी की आप क्लास जिससे भी करते हैं उससे इंडियन पॉलिटी की क्लास में आप इस फंडामेंटल राइट्स को साथ साथ में समझते चलिए, है ना, क्लियर है सभी को। सुषमा, आरिफ, ईशान, गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है। मेरी बात समझ में आ रही है किस प्रकार से सब्जेक्ट जो है इंटरलिंक है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जब आप तैयारी करते हैं, कई बार आप लोगों का प्रश्न होता है कि सर ऑप्शनल क्या लें या कोई भी विषय पे आपका जब प्रश्न होता है, तो मैं क्या कहता हूं कि पहले 6 महीने साल भर जीएस पर ध्यान दीजिए और जीएस पे ध्यान देने के बाद उसके बाद डिसाइड कीजिए कि मुझे किस ऑप्शनल के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप लोग कहते हैं कि सर अभी क्या पढ़ें, ऐसे पढ़ें वैसे पढ़ें, है ना, या प्रीलिम्स की तैयारी करें, तो मैं बार बार आपसे एक बात और कहता हूं कि अभी आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, है ना। अब यहां आप क्या देख रहे हैं कि सोसाइटी और पॉलिटी दोनों आपको क्या है, इंटरलिंक दिख रहा होगा, है ना, इंटरलिंक दिख रहा है ना। एक जगह हम विवाह के बारे में बात कर रहे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, और वही दूसरी जगह हम क्या देख रहे हैं, अधिकारों के बारे में बात कर रहे हैं जो कि भारतीय संविधान के द्वारा जो भारत के नागरिकों को मिला हुआ है ना। तो दोनों मुद्दों को हम एक साथ लेकर चल रहे हैं। अब दोनों पर जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो अपनी बातों को बहुत ही आसानी से रख सकता है ना। तो मैं बार बार इसीलिए आपसे आग्रह कहता हूं कि आप लोग क्या कीजिए कि विषय को समझिए, है ना, विषय के ऊपरी नॉलेज से काम नहीं चलेगा। और इसलिए मैं करंट अफेयर्स की क्लासेस में बार बार कहता हूं कि करंट अफेयर्स की क्लासेस में डेप्थ एनालिसिस करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के माध्यम से हम इतने बड़े लक्ष्य को वेध नहीं सकते, है ना। तो जैसा लक्ष्य उस प्रकार की तैयारी होनी चाहिए, ठीक है। चलें, प्रियांशु स्वागत है। अंतर धार्मिक विवाह क्या होता है? तो अंतर धार्मिक विवाह का आशय अलग अलग धार्मिक आस्थाओं वाले दो व्यक्ति के बीच विवाह से संबंध है। एक अलग धर्म में शादी करना किसी वयस्क के लिए अपने व्यक्तिगत पसंद का मामला हो सकता है। अब अंतर धार्मिक विवाह पे आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में कितनी चर्चाएं हो रही होंगी, और इसी चर्चाओं में एक चर्चा आपको क्या देखने को मिल रही होगी, लव जिहाद का मामला आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा होगा, है ना। लव जिहाद का मामला, लव जिहाद के मामले में आपने क्या देखा होगा कि किसी विशेष धर्म का एक व्यक्ति जो है वो क्या कर रहा है, एक दूसरे धर्म के व्यक्ति के साथ जो है वो विवाह कर रहा है ना। और विवाह करने के बाद हमने क्या देखा कि धर्म परिवर्तन का जो है वो दबाव दिया जा रहा है ना। अब मीडिया के माध्यम से, अन्य स्रोतों के माध्यम से हो सकता है किसी मामले को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के भी बताया जाता है, और हो सकता है कई मामले ऐसे जो है जिसको छिपा भी दिया जाता है ना। और तो होता क्या है कि जब अंतर धार्मिक विवाह के बारे में बात करें, अभी हमारा समाज जो है अंतर धार्मिक विवाह को जो है वो पूर्ण तरीके से मानने के लिए स्वीकार नहीं हुआ। अभी तो हमारा समाज जो है अंतर जातीय विवाह को भी नहीं मान रहा है। हाँ, हो सकता है भविष्य में, आज से कुछ वर्षों बाद, 10, 20, 40, 50 या 100 साल बाद जो है वो जातीयता या धार्मिकता से लोग ऊपर उठ जाएं, ठीक है, तो हो सकता है इसको स्वीकार करें। लेकिन आप देख रहे हैं कि अभी भी अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाह जो है वो हो रहे हैं। लेकिन उसके बाद क्या परिस्थिति आ रही है वो आप देखते ही होंगे अगर आपके समाज में इस प्रकार के विवाह
आपको नजर आ रहे होंगे। तो मैंने कहा कि अभी भी हमारा समाज जो है वो क्या करता है कि विवाह क्या है, किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है ना, कि उसको अपने कैसे जीवन साथी के साथ रहना है या उसका जीवन साथी कैसा हो, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ अभी भी विवाह के बारे में बात करें तो विवाह का डिसीजन कौन लेता है? परिवार के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो डिसीजन लेते हैं और हमें क्या करना होता है, उसको फॉलो करना होता है ना। अब उनके जो निर्णय हैं उनके अनुभव के आधार पर कई बार बहुत अच्छे भी होते हैं, लेकिन कई बार उनके निर्णय जो है वो गलत भी हो सकते हैं। तो यहाँ व्यक्ति क्या कहता है कि हम अपने पसंद के जीवन साथी को चुनें। लेकिन अपने पसंद के जीवन साथी चुनने की बात करें तो होता क्या है कि हमारा जो परिपक्वता में कमी यानी कि मैच्योरिटी हमारी कम होती है, समाज के बारे में हमें काफ़ी कम जानकारी होती है, सामाजिक अनुभव कम होता है और इस आधार पर भी हम कभी कभी गलत डिसीजन ले लेते हैं। और कभी कभी नहीं, आपने देखा होगा कि ऐसे मामलों में गलत डिसीजन हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जिसके बाद हमें इस प्रकार के जो विवाह होते हैं, कौन से विवाह, जिसको हम लव मैरिज का नाम देते हैं, इस प्रकार के विवाह में आपको कई बार जो है वो टकराव की स्थिति देखने को मिलती है। अब हम अंतर धार्मिक विवाह के बारे में बात करते हैं तो अंतर धार्मिक विवाह में मैक्सिमम हमें विवाह कैसे नजर आएंगे, जहां लड़के या लड़की ने जो है वो अपने पसंद के जीवन साथी को चुना है ना। अब अपने पसंद के अगर जीवन साथी चुन रहा है तो उसको भारतीय संविधान के द्वारा जो अधिकार है यानी कि जीवन साथी चुनने का अधिकार है, उस अधिकार का उसने क्या किया है, प्रयोग किया है, ठीक है। ये उसका क्या है, व्यक्तिगत मामला है। अब अंतर धार्मिक विवाह से संबंधित मुद्दों में बात करें तो माना जाता है कि अंतर धार्मिक विवाह के तहत पति पत्नी, ज्यादातर महिलाएं में किसी एक का जबरन जो है वो क्या होता है, धर्मांतरण होता है, ठीक। अंतर विवाह में हमने यही देखा है। अंतर विवाह में आपने कभी ये नहीं देखा होगा, अंतर धार्मिक विवाह में आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि पुरुषों को अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ता है। हमेशा आपने देखा होगा कि महिलाओं को जो है वो धर्म परिवर्तन करना होता है। पता चलता है कि हिंदू धर्म की कोई लड़की रहेगी जिसका नाम रहेगा रानी, तो उसको बन जाएगा रूबीना बनना पड़ेगा। हो सकता है मुस्लिम धर्म की कोई लड़की रहे जिसका नाम रहे शबनम, तो हो सकता है उसको शालिनी बनना पड़ेगा। लेकिन कभी भी जो है वो अफरोज जो है वो अमर नहीं बनेगा, और कभी भी अगर हम बात करें तो राहुल जो है वो रहीम नहीं बनेगा, है ना। बदलना किसको पड़ता है, धर्म परिवर्तन, महिलाओं को जो है वो धर्म परिवर्तन करना पड़ता है। और इसी धर्म परिवर्तन को लेकर आपने देखा कि लव जिहाद का मुद्दा जो है वो कितना ज्यादा छिड़ा हुआ था, है ना। मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार गैर मुस्लिम से शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन ही एकमात्र तरीका है। अब मुस्लिम धर्म का जो मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या कहता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ ये कहता है कि उसको मना ही नहीं है, किस चीज के लिए, उसको मना ही नहीं है विवाह से, कि आप किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति से विवाह करो। लेकिन कंडीशन क्या है कि आप जब विवाह करो तो जिससे आप विवाह कर रहे हो उसको पहले मुस्लिम में धर्म को जो है अपनाने के लिए आप कहो, और जब वो मुस्लिम धर्म अपना लेता है तभी मुस्लिम पर्सनल लॉ है जो है वो इस विवाह को मान्यता देगा, ठीक है। अब फिर से लव जिहाद की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि फिर से अगर आप यहाँ चीज को ध्यान देंगे तो हमें भारत में ऐसे बहुत सारे मामले देखने को मिले जिसमें हमने क्या देखा कि किसी भी दबाव में या लालच में हमने क्या देखा कि धर्म परिवर्तन कराया गया, और धर्म परिवर्तन कराने के बाद जो है वो विवाह हुआ। और उसके बाद हमने देखा कि देखिए, मैं सभी पे बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे विवाह भी हुए हैं अंतर धार्मिक विवाह जिसमें कि हमने देखा कि बिना किसी स्वार्थ के वो विवाह है। लेकिन बहुत जगह ऐसे गलत मामले भी नजर आए जिसके चलते जो है सरकार को जो है इस पर कानून बनाने पड़े। जैसे उत्तर प्रदेश में भी इस पर कानून बनाए, अन्य प्रदेशों ने भी अपने यहाँ जो है इस प्रकार के कानून बनाए कि विवाह के लालच में धर्मांतरण का जो है वो दबाव ना दिया जा सके, है ना। मेरी बातें सभी को समझ में आ रही, ठीक है। हिंदू धर्म केवल एक विवाह की अनुमति देता है और जो लोग दूसरी विवाह करना चाहते हैं वो दूसरा रास्ता अपनाते हैं। अब हिंदू धर्म के बारे में बात करें तो हिंदू धर्म कहीं भी बहु विवाह के बारे में बात नहीं करता। हिंदू धर्म क्या कहता है कि एक पत्निक हो। लेकिन होता क्या है, कई जो दिमाग से सटके हुए लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जिनको 2 3 4 5 6 7 पत्नियां रखनी होती है तो वो क्या करते हैं, फिर दूसरा धर्म अपनाने की कोशिश करते हैं जहां बहुविवाह पद्धति जो है वो चलता है। अब ऐसे विवाहों से पैदा हुए बच्चों के जाति निर्धारण के संबंध में अभी तक कोई प्रावधान नहीं, ठीक है। अब इसको समझिएगा कि अगर मान लीजिए कि पिता जो है वो हिंदू है या मुस्लिम है और माता हिंदू या मुस्लिम कुछ भी है, ठीक है, तो अब ये बच्चे का धर्म क्या होगा, है ना, बच्चे का धर्म क्या होगा, ऐसा कोई भी अभी तक प्रावधान नहीं। विशेष विवाह अधिनियम 1954 समाज के पिछड़ेपन के अनुकूल नहीं है। अब ये जो विशेष विवाह अधिनियम क्या है, ये एक अलग सोच के साथ इसको बनाया गया था कि लोग जाति और धर्म से ऊपर उठकर अगर विवाह करें। लेकिन अभी तक हम क्या देख रहे हैं कि हमारा समाज जो है वो इतना ज्यादा पिछड़ा हुआ है कि इसको अभी तक अपनाने को तैयार नहीं है, ठीक है।
उच्च न्यायालय के द्वारा जो अगर हम बात करें दोस्तों, तो अंतरधार्मिक विवाह को रद्द करने के संदर्भ में अनुच्छेद 224 की वैधता पर जो है अभी भी बहस चल रही है। ठीक है, अनुच्छेद 226 माफ कीजिएगा, अनुच्छेद 226 क्या है? रीट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। अंतरधार्मिक विवाहों से संबंधित कानून पर विचार करते हुए क्या क्या चुनौतियां हैं? तो सबसे पहला मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है। ठीक है, तो किसी व्यक्ति को विवाह के चुनाव में कानून का हस्तक्षेप उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। ठीक है ना, फिर से वही बात, जीवन साथी चुनने के अधिकारों के बारे में हम बात कर रहे हैं, और जब भी जीवन साथी चुनने के अधिकारों पर चर्चा हो और वहां अगर कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ रहा है, यानी कि कोर्ट क्या कर रहा है? किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है। दूसरा, समानता का अधिकार का हनन। ठीक है ना, तो अनुच्छेद 14, ठीक है ना, अनुच्छेद 14 का क्या है? हनन हो रहा है। इसके अलावा किसका हनन हो रहा है? स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 का। धर्म की स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार, 19, अनुच्छेद 25 और 21 का। धर्मनिरपेक्षता के विरोध, यानी कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को प्रमुख सिद्धांतों में शामिल किया गया है, तो इन सबका विरोध है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 जो है वो क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो है अपने पसंद के किसी धर्म का पालन करने के लिए जो है वो स्वतंत्र है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि मुझे ये धर्म पसंद नहीं है और मुझे ये धर्म बदलना है, ठीक है, तो क्या कर सकता है? धर्म बदल सकता है ना, उस पर किसी भी प्रकार का कोई जोर जबरदस्ती नहीं चलेगा। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं अंतरधार्मिक विवाहों के बारे में और हमने कहा कि यहाँ धर्म परिवर्तन करने का दबाव या इस प्रकार से धर्म परिवर्तन हो रहा है, तो इसमें कोर्ट को आकर जो है इंटरफेयर करना चाहिए, तो हम क्या देख रहे हैं कि आर्टिकल 25 जो है किसी भी धर्म को मानने या अपनाने के बारे में जो बात करता है, वहां कहीं ना कहीं जो है मौलिक अधिकारों के ऊपर क्या कर रहा है? हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इसलिए भारत में अंतरधार्मिक विवाहों की अनुमति है, क्योंकि संविधान किसी भी व्यक्ति को अन्य धर्म को अपनाने का अधिकार जो है वो प्रदान करता है। सर्वोच्च न्यायालय में विभिन्न निर्णयों के साथ भिन्नता क्या आई है? तो सर्वोच्च न्यायालय में सफीन जहान बनाम अशोक केम 2018 का मामला है। ठीक है ना, अब इस मामले में क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में अपनी पसंद के व्यक्ति का विवाह करने का जो अधिकार है, उस अधिकार को बरकरार रखा गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को जीवन शैली या विश्वास का पालन करने की क्षमता को सुरक्षित करता है जिसका वह पालन करना चाहता है। ठीक है, ठीक है, इसलिए अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 का जो है वो क्या है? अभिन्न अंग है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने एक और मामला था, जो मामला था के.एस. पुट्टुस्वामी बनाम यूओआई है, यूनियन ऑफ इंडिया, 2017 का मामला है। इसमें पारिवारिक जीवन के चुनाव के अधिकार को जो है वो मौलिक अधिकार के रूप में दिया गया। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, आपसे सिंपल सा पूछ सकता है कि शादी करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, समझ रहे हो ना? कुछ भी दे सकता है, आपको याद रखना है। ठीक है, फिर पूछ सकता है आपसे कि परिवार चुनने का अधिकार व्यक्ति का कौन सा अधिकार है? मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, है ना? मौलिक, कानूनी दोनों अधिकार, उपरोक्त में से कोई नहीं। मेरी बात समझ रहे हो? आयोग ऐसे ऐसे करके जो है वो क्या कर सकता है, ठीक है ना, आयोग क्या कर सकता है, ऐसे ऐसे तरीके से जो है वो आपसे प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है ना, मेरी बातें क्लियर हो रही है सभी को? देखिए कहां कहां से बातें बन रही हैं, है ना, कहां से क्वेश्चन। अब इसी में अगर कोई कहे कि सर प्रीलिम्स का फैक्ट कैसे निकाले, तो प्रीलिम्स का मैं फैक्ट आपको बताते चल रहा हूं, है ना, और साथ में जो है वो मेंस पे क्या आप अपनी बातें रखेंगे ये भी मैं बताते चल रहा हूं। दूसरा क्या है? भारत का पितृसत्ता समाज। अब पितृसत्ता समाज यानी कि पुरुषवादी विचारधारा का समाज। अब पुरुषवादी विचारधारा के समाज के बारे में बात करें, ठीक है ना, तो ये जो पितृसत्ता समाज है, जिसमें क्या होता है कि महिलाओं को जो है वो क्या किया गया है कि माता पिता के सामूहिक नियंत्रण में रखा गया है ना, यानी कि महिलाएं, खासकर पितृसत्ता समाज में हमें यही देखने को मिलता है कि महिलाएं जो है वो अपना डिसीजन खुद नहीं ले पाती है ना, कौन लेगा? पुरुष जो होगा वो डिसीजन लेगा। घर में हम देखते हैं पिता जो है वो डिसीजन लेते हैं, छोटा भाई जो है वो डिसीजन ले लेगा, बड़ी बहन को करना क्या है वो डिसीजन कौन करेगा? भाई कर लेगा। लेकिन बड़े भाई को क्या करना है इसका डिसीजन बड़ी बहन नहीं कर सकती है, मतलब कई जगह देखने को मिलेगा, कर भी सकती है, लेकिन पितृसत्ता समाज है। लेकिन धीरे धीरे अभी कई जगह परिवर्तन भी हो रहा है, लेकिन अभी बहुत जगह परिवर्तन नहीं भी हुआ है। तो पितृसत्ता समाज की जो सोच है, जो पुरुषवादी समाज की सोच है, इस समाज में हमें क्या देखने को मिलता है कि महिलाओं को माता पिता एक सामुदायिक नियंत्रण में रखते हैं, जहां तक जीवन के निर्णय लेने के अधिकार से उसे
वंचित किया जाता है अगर वो निर्णय उनके अभिभावक को स्वीकार ना हो, है ना। तो ये भी हम देखते हैं कि मान लीजिए कोई महिला अगर अपने पसंद के किसी जीवन साथी को चुनती है तो पूरा घर में जो है वो अस्त्र शस्त्र जो भी है वो सब निकल जाते हैं, है ना, सारे अस्त्र शस्त्र जो है वो निकल जाते हैं, ठीक है। लेकिन पुरुषों की तुलना में अगर हम देखें तो थोड़ा सा मामला जो है वो ठीक हो जाता है, ठीक है। तो महिलाओं पे जो है पितृसत्ता समाज का एक दबाव हमें देखने को मिलता है, ठीक है। श्याम कुरैसी, आकांक्षा, स्वागत। दोस्तों इस समय आप जुड़े हैं अनअकैडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, और अपने मोबाइल से इसे रजिस्टर्ड कर लीजिए, है ना, मोबाइल नंबर से। और यूपीपीएससी यूपी ट्रिपल एससी गोल पे आप चले जाइए, मैनेज गोल में जाकर, और जाने के बाद आप मुझे मेरे नाम से, अनूप उपाध्याय नाम से आप सर्च कर लीजिए। और सर्च करने के बाद आपको क्या करना है, फॉलो कर लीजिए मुझे। और एक अनलॉक कोड है अनूप 10 फ्री क्लासेस के लिए, इस अनलॉक कोड का आप यूज करके क्या कर सकते हैं, फ्री क्लासेस का जो है वो लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार, फटाफट फटाफट शेयर करते रहिए, फटाफट शेयर करते रहिए भैया। ये आंकड़ा, ये लाइक भी करते रहिए। ये आंकड़ा जो 17, 18, 19, 20 तक पहुंच रहा है वॉचिंग का, इसको यार तुम लोग इतने, मुझे लग रहा है 170-75 स्टूडेंट्स हैं, सबको बोलो, सबको बोलो जितने हैं कि भाई फटाफट जो है क्लास में लाइक शेयर करते रहिए, और अपने सारे मित्रों के साथ शेयर करते रहो। आप लोग कॉलेज गोइंग हो ना, सभी को जो है इन्वाइट कर दीजिए, सभी को बुलाया कीजिए क्लास में, ये आपकी जिम्मेदारी है। और एक मैंने वादा और भी किया कि इकॉनमी में शुरू तो करूंगा, और आप लोगों ने कहा है कि सर इकॉनमी में ज़्यादा से ज़्यादा आप क्राउड लेके आओगे, है ना। तो मैं इकॉनमी शुरू करूंगा और इतने शानदार तरीके से इकॉनमी आपको पढ़ाऊंगा कि आप आईएएस की मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को भी बहुत शानदार तरीके से लिख सकते हो। मुझे पता है कि मेरे साथ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं जो केवल यूपी पीसीएस का एडमिशन इसलिए लिए हैं क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं था, लेकिन उनके दिमाग में सपने जो है वो आईएएस से चल रहे हैं। और मैंने आप लोगों से वादा किया है ना, और ये चुनावी वादा नहीं है, मेरा वादा है, ठीक है। ये चुनावी घोषणा पत्र नहीं है, ये मैंने जो आपसे कहा है कि बहुत शानदार तरीके से इकॉनमी पे हम लोग बात करेंगे और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। और दूसरा इन्वायरमेंट का सेक्शन, तो 2 सेक्शन जो है वो कल से हम स्टार्ट करेंगे, इन्वायरमेंट और इकॉनमी, ठीक है। फ्री रहेगा, तो उसके लिए भी अपने सारे फ्रेंड्स को आप इन्वाइट कर दीजिएगा। चलिए, अनअकैडमी का एडवांटेज आपको पता ही है कि एनी टाइम एनीवेयर लाइव और रिकॉर्डेड सेशन आप अपनी सुविधा के हिसाब से कर सकते हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर इन्फ्लुएंसर से क्लास करने की, मल्टीपल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं, वर्कशॉप, स्टडी सेशन, मास्टर क्लासेस का लाभ उठा सकते हैं, अनलिमिटेड क्विजेस के लाभ उठा सकते हैं, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट पर मल्टीपल लाइव डाउट क्लिंग सेशन से, इन सभी का आप जो है लाभ उठा सकते हैं। हाँ, 9 बजे क्लास का टाइम है, वो 5-10 मिनट हो जा रहा है मौसम के चलते लेट। चलिए, अगला न्यूज है आपके स्क्रीन पर, ये देखिए, आ जाइए दूसरे न्यूज पर। republicworld.com से न्यूज है, रिपब्लिक भारत से लिया गया है। इंडियंस नेवी आईएनएस कोच्चि अंडरटेक पैसेक्स विथ रशिया एडमिरल ट्रिब्यूट्स इन अरबियन सी। तो अरबियन सी में, अरब सागर में जो है वो भारत और रशिया का जो है वो क्या चल रहा है, एक नौसेना का अभ्यास चल रहा है ना, जिसमें आईएनएस कोच्चि जो है वो भारत की तरफ से जो है, और ये पैसेक्स का नाम रखा गया ड्यूरिंग दिस 2 डे विजिट टू इंडिया। 2 दिवसीय ये भारत पे रशियन शिप एडमिरल ट्रिब्यूट्स एक्सरसाइज विद इंडियन नेवी इंडिजिनसली डिजाइन एंड बिल्ड डिस्ट्रॉयर आईएनएस कोच्चि, ठीक है। तो इस पर हम बात कर रहे हैं भारत और रूस का पैसेक्स अभ्यास क्या है। तो मैंने कहा कि भारत का आईएनएस कोच्चि और रूस का जहाज अंतरराष्ट्रीय पैसेज अभ्यास में शामिल हुए, और ये जो है दोस्तों आपका पूर्ण नियोजित आपका जो है समुद्री अभ्यास है। बट सर आप पीएम या सीएम बन सकते हैं। अरे भाई, अरे उतना नहीं जाना है, ठीक है मास्टर है, ठीक है। प्रशांत, गुड मॉर्निंग। फटाफट शेयर भी करते रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइक भी करते चलिए, डबल लाइक मत कीजिए। मास्टर तक ठीक है, पीएम सीएम कहाँ के लिए बनोगे, जो मजा मास्टरी में वो मजा कहीं नहीं है ना, ठीक है। पूर्व नियोजित समुद्री अभ्यासों के विपरीत पैसिव सैन्य अभ्यास अवसर के अनुसार कभी भी आयोजित किया जा सकता है, ठीक है। तो एक चीज आप ध्यान रखिए, जैसे हमने पैसेक्स के बारे में बात किया, तो जो भी सैन्य अभ्यास होते हैं, चाहे आपके थल सेना के हो, चाहे वायुसेना के हो, चाहे नौसेना के हो, तो एक प्लान होता है ना, कि मान लीजिए भारत ने जापान के साथ, या भारत ने अमेरिका के साथ, या भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ, या भारत ने रशिया के साथ कोई एक अभ्यास करता है। और ये अभ्यास किस लिए किया जाता है, ये सुसेना का अभ्यास जो होता है वो दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए, कि कभी भी अगर आवश्यकता पड़ जाए, है ना, चाहे वो शांति में चाहे युद्ध में, तो दोनों जो है, दोनों की सेना जो है एक दूसरे को जो है वो सहयोग कर सके, ठीक है।
तो ये अभ्यास जो है वो चलता रहता है, और टेक्नोलॉजी का और साथ साथ में जो अपने जो भी रणनीति हैं वो एक दूसरे को शेयर करते हैं कि इस प्रकार की अगर परिस्थिति है तो इस परिस्थिति में हमें कैसे काम करना है। तो हर युद्धाभ्यास के अगर हम बारे में बात करें तो सभी का एक प्लान होता है कि इतने तारीख को ये होगा, लेकिन पैसेक्स के बारे में बात करें दोस्तों तो ये पैसेक्स जो है इसका कोई प्लान नहीं होता है, ये कभी भी हो जाता है। मान लीजिए कि रशिया का अगर यहाँ आया या भारत का अगर कोई पहुंचा वहां, तो क्या करते हैं कि चलो भैया कर लेते हैं, मतलब वही होता है ना कि एक ऐसी पार्टी होती है ना, जो कि एक होता है ना, पहले आप करते हो कि भैया फलाना न्यू ईयर को हम मिलेंगे तो ये करेंगे, तो एक डेट आपने दे दिया कि न्यू ईयर है ना, उस दिन ये हम पार्टी करेंगे। लेकिन दूसरा क्या होता है कि जब मिल बैठे दो यार है ना, तो महफिल जो है जम जाती है। तो पैसेक्स के साथ वही है, जब भी भारत और रशिया के मिल जाते हैं तो कहते हैं कि आओ भैया 2 दिन का जो है वो युद्धाभ्यास जो है वो कर लेते हैं, ठीक है। इससे पूर्व भारतीय नौसेना के जहाजों ने अमेरिकी नौसेना के साथ भी पैसेक्स का जो है वो आयोजन किया था ना, ठीक है। तो अब भारत के रूस के महत्व के बारे में बात करें तो इस समय भारत के रूस का क्या महत्व है, और इस समय उसके महत्व को अगर हम बात करें तो नकारा बिल्कुल नहीं, बस भारत ने कभी भी रूस की महत्वता को जो है वो नकारा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो वर्तमान संदर्भ में जैसे चीन अपने पांव को पसार रहा है, जैसे अफगानिस्तान में भारत की पकड़ ढीली पड़ गई है, जैसे रशिया का जो है वो कहीं ना कहीं खिंचाव पाकिस्तान की तरफ हो रहा है, तो उस संदर्भ में अगर हम देखें तो रूस की महत्ता जो है भारत के लिए क्यों बढ़ जाती है, और रूस की महत्ता भारत के लिए हिंद महासागर के क्षेत्र में क्यों बढ़ जाती है। हिंद महासागर के क्षेत्र में हमने देखा है कि किस प्रकार से चीन जो है वो भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। ईरान का चाबहार बंदरगाह, जो कभी भारत मजबूती से वो कोशिश कर रहा था क्या कि उसके माध्यम से वो मध्य एशिया में जाए, चीन ने वहां घुसपैठ मार ली। पाकिस्तान का ग्वादर, श्रीलंका का हम्बनटोटा, बांग्लादेश का बंदरगाह, म्यांमार का क्षेत्र, किस प्रकार से जो है वो चारों तरफ से जो है भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, और अपने आप को चीन जो है हिंद महासागर में मजबूत स्थिति में ला रहा है। तो यहाँ रशिया का महत्व भारत के लिए क्या बन जाता है, इस पर आपको विचार करना है, इस पर आपको सोचना है। तो हिंद महासागर रीम एसोसिएशन, ठीक है ना, ये जितने भी हिंद महासागर के पड़ोसी देश है या हिंद महासागर के तटीय क्षेत्र पर जितने भी देश आते हैं, इनका एक एसोसिएशन है। एक संवाद भागीदार के रूप में रूस के शामिल होने से हिंद महासागर क्षेत्र में संतुलन बनाने और वैज्ञानिक और अनुसंधान प्रयासों पर एक संभावित समुद्री सुरक्षा संरचना सहित भारत के साथ सहयोग के लिए कई सारे अवसर जो है वो खुल गए। ये आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, रशिया है दोस्तों, सभी को दिख रहा है रशिया। अब ये रशिया है, ठीक है। रशिया के नीचे आपको यहाँ कजाकिस्तान दिख रहा है, ये मंगोलिया दिख रहा है ना, नीचे आपको चाइना दिख रहा है, और चाइना के नीचे यहाँ आपको नेपाल दिख रहा है, और यहाँ आपको इंडिया दिख रहा है, ठीक है। अब इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि इसके माध्यम से आप मैप भी समझते चलिए, है ना। बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट जो होंगे जिनको ये आइडिया नहीं होगा कि रशिया कहाँ है और रशिया के उधर क्या है, पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है। तो आप देख लीजिए, आपको दिख रहा है। थोड़ा सा इधर आते हैं तो आपको जॉर्जिया यहाँ नजर आएगा, यहाँ अजरबैजान नजर आएगा, इधर आपको ये यूक्रेन नजर आएगा, जिसको लेकर हमेशा रशिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में आप देखते हैं कि लाठी उठ जाती है, ठीक है। ये आपका मोल्डोवा नजर आ रहा है। पश्चिम इधर आ रहा है तो बेलारूस, लिथुनिया, लातविया, इस्थोनिया, ठीक है, और इधर आ रहे हैं तो पोलैंड, इधर हम आ रहे हैं तो फिनलैंड नजर आ रहा है, ये आपको नॉर्वे नजर आ रहा है, ठीक है ना। पूरब के तरफ चल रहे हैं हम, तो रशिया के पूरब में चल रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है, सी ऑफ ओक्स्टक दिख रहा है, ये बेरिंग की संधि नजर आ रही है। और रशिया के जस्ट यहाँ हम देख रहे हैं तो अमेरिका का जो पश्चिमी सिरा यानी कि अलास्का यहाँ नजर आ रहा है। ये चुस्की सागर आपको नजर आ रहा है, ये नॉर्थ पैसिफिक ओशियन का क्षेत्र है, ठीक है ना। नीचे आ रहा है तो ये आपका नॉर्थ कोरिया, ये साउथ कोरिया, ये सी ऑफ जापान, और ये जापान आपको यहाँ आपको स्क्रीन पर जो है वो नजर आ रहा है। तो पूरा का पूरा एक तरह से आपके स्क्रीन पर जो है मैप है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि एक बार आप इस मैप को समझिए साथ में, तो आप ये देख सकते हैं कि कौन कौन सी प्रमुख जो कंट्रीज हैं एशिया में, है ना, तो दिक्कत भी नहीं होगी, ठीक है। ठीक है ना, क्लियर है। अब आर्कटिक क्षेत्र के बारे में हम बात करें तो आर्कटिक क्षेत्र में, ठीक है, आर्कटिक क्षेत्र मतलब रशिया का ऊपर नॉर्थ का क्षेत्र हो गया, ठीक है ना। तो आर्कटिक क्षेत्र में भारत क्या कर रहा है
कि अपना जो भी वैज्ञानिक या पर्यावरण या वाणिज्यिक या जो भी रणनीतिक हित है उससे क्या कर रहा है, रूस आर्कटिक संभावित क्षेत्र में जो है वो भारत के ऊर्जा सुरक्षा उद्देश्यों को जो है वो संबोधित कर सकता है। हाइड्रोकार्बन, हम जान रहे हैं कि इस समय हम लोग फ्यूल्स के लिए, ईंधन के लिए जो है वो नए नए जितने भी स्रोत हैं उन स्रोत पर जो है वो कार्य कर रहा है। तो हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में रशिया से भारत को किस प्रकार से हेल्प मिल सकता है, ठीक है ना। तो रूस के पास दुनिया में सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है जो वर्तमान उत्पादन दरों के लगभग 80 वर्षों तक के लिए पर्याप्त है हाइड्रोकार्बन का, ठीक है। सामरिक खनिज के बारे में बात करें, सामरिक खनिज तो रूसी आर्कटिक में जो कोबाल्ट, तांबा, हीरा, सोना, लोहा, निकल, प्लेटिनम, उच्च मूल्य के जो भी आपके दुर्लभ तत्व हैं जैसे टाइटेनियम है, आपका वेडिनियम है, जिरकोनियम है, ठीक है। तो इसका विशाल भंडार हमें कहाँ देखने को मिलता है, रूस में देखने को मिलता है। आर्कटिक में रूस के निकल तथा कोबाल उत्पादन का 90%, तांबे का 60% और प्लेटिनम धातु का 96% से अधिक उत्पादन होता है। और इनका प्रयोग किस लिए किया जाता है, जो हथियार निर्माण होता है इन हथियार निर्माणों में इनका प्रयोग किया जाता है। तो आप समझिए कि अगर भारत हथियारों का निर्माण कर रहा है, और एक चीज आप ध्यान रखिएगा, कल मैंने आपको एक बात बताया था, एक प्रश्न एमसीक्यू में किया था कि भारत ब्रह्मोस किसी को बेच रहा है, और ब्रह्मोस भारत और रूस का संयुक्त निर्मित मिसाइल है, याद है ना। तो अगर हम बात करें किसमें, डिफेंस के सेक्टर में अगर हम बात करें, स्ट्रेटेजिक एरिया में अगर हम बात करें, रणनीतिक क्षेत्र में बात करें, तो रशिया के पास ऐसे बहुत सारे खनिज, बहुत सारे ऐसे सामरिक खनिजों का भंडार है जिस भंडार का यूज क्या किया जा सकता है, हथियार निर्माण में। भारत की तकनीक, रशिया की तकनीक और भारत और रशिया के पास जो सामरिक खनिज भंडार है इनका प्रयोग किया जा सकता है, और इसके माध्यम से क्या किया जा सकता है कि अपनी रणनीतिक स्थिति को और भी ज्यादा मजबूत किया जा सकता है, ठीक है। भारतीय दुर्लभ भू भंडार हल्के अंशों से अधिक समृद्ध और भारी मात्रा में कम है। सामरिक उद्योगों में उपयोग किए जाने वाले अधिकांश दुर्लभ भूत्पाद जैसे पवन टरबाइन तथा इलेक्ट्रिक वाहनों सहित विभिन्न स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी के लिए रक्षा, फाइबर, ऑप्टिक संचार, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा में भी महत्वपूर्ण। अब रूसी जो आर्कटिक क्षेत्र है इसमें दुर्लभ पृथ्वी और सामरिक खनिज में भारत की महत्वपूर्ण कमियों को कम करने में इसमें क्षमता है। दूसरा, उत्तरी समुद्री मार्ग की अगर हम बात करें तो भारतीय बंदरगाहों को उत्तरी समुद्री मार्ग या एनएसआर से कोई लाभ नहीं होता, और यह रॉटरडैम के लिए वर्तमान मार्ग से अधिक लंबा है, ठीक है। रूस ने अन्य बातों के साथ साथ एनएसए के जल में साल भर सुरक्षित, अबाधित और लागत प्रभावी नौवहन सुनिश्चित की घोषणा की है। भारत ने रूस के साथ साझेदारी करने की अपनी इच्छा का संकेत देते हुए कहा है कि भारत और रूस भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर वाणिज्य हेतु एनएसए को खोलने के लिए भागीदार होंगे, और उसके जवाब में राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि रूस एनएसए में भारत के हितों का स्वागत करेगा, ठीक है। तो ये रशिया का कुछ चीजें हैं। भारत और रूस के बीच में जो सैन्य अभ्यास है उसमें अभ्यास TSENTR 2019 का बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है। इंद्र अभ्यास संयुक्त त्रिसेवा है, ठीक है, जिसमें सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों भाग लेती हैं। जापाड 2021 बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है। आईएनएस कोच्चि के बारे में बात करें जो कि इस पैसेक्स में भाग लिया, तो ये आईएनएस कोच्चि जो है वो क्या है, यह कोलकाता श्रेणी के स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया दूसरा जहाज है, जिसे भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 15A कोड के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो ये भी प्रीलिम्स के लिए जो है वो आपका इंपॉर्टेंट दिख रहा होगा, है ना। अब इसका जो निर्माण हुआ था ये मुंबई के मझगांव डाक लिमिटेड में जो है इसका निर्माण किया गया था, और बाद में इसका व्यापक समुद्री परीक्षण के गुजरने के बाद 2015 में जो इसे भारतीय नौसेना को जो है सेवाओं में शामिल कर दिया गया था, ठीक है ना। तो इसके पहले भी अगर हम बात करें तो ये कई सारे आपके जो भी नौसैनिक अभ्यास है उसमें भी इसने काम किया था, ठीक है। और कौन कौन से हैं जिन्होंने काम किया, तो जायद तलवार, ये भारतीय और संयुक्त अरब अमीरात नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास में इसने काम किया था। अल मोहिद अल हिंदी, भारत और सऊदी अरब ने अपना पहला नौसेना संयुक्त अभ्यास जो शुरू किया है, ठीक है। और भारत और यूएसएस का भी यूएस के साथ एक अभ्यास है जिसको कि पैसेक्स के नाम से जाना जाता है। ये कुछ सेशंस आप लोगों के लिए, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। ये कुछ सेशंस है, इसका आप लाभ उठाइए, ठीक है। अगला टॉपिक है, हिंदुस्तान से लिया हुआ टॉपिक है, आपके स्क्रीन पर जो है वो दिख रहा होगा, ठीक है। तो न्यूज है, सोनिक बूम, क्विक, सुनामी, वेव्स, वाई टोंगा वोल्केनिक इरप्शन वाज नो स्मॉल इवेंट। अब ये टॉपिक जो है वो आपका कहां से हो गया, वोल्केनो से संबंधित टॉपिक है, अर्थक्वेक से और सुनामी वेव से संबंधित टॉपिक है, तो ये आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक हो गया। अब
जब हम लोग ज्योग्राफी में जब जियोमॉर्फोलॉजी का टॉपिक को पढ़ेंगे, और जियोमॉर्फोलॉजी के टॉपिक में जब हम लोग अर्थक्वेक्स के बारे में पढ़ेंगे, जब वोल्केनिक एरप्शन के बारे में पढ़ेंगे, तब वहां इस टॉपिक को हम क्या कर सकते हैं कि इंटरलिंक कर सकते हैं, और इशू में जो करंट इशू होंगे वहां हम इसको जोड़ सकते हैं। आइए मामला देखते हैं। द टोंगा वोल्केनिक eruption which happened below the surface of the ocean was one of those rare events which triggered tsunami waves. The US Geological Survey estimated the eruption caused the equivalent of a magnitude 5.8 earthquake. तो ये जो टोंगा में जो है वो क्या है, आपका क्या हुआ है, एक वोल्केनिक eruption हुआ है। अब इससे क्या है, सुनामी वेव्स जो है वो क्रिएट हो रही है। अब एक चीज आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी समुद्र के अंदर, महासागर के अंदर जब भी अर्थक्वेक आएंगे तो उसका परिणाम हमें क्या है, सुनामी के रूप में देखने को मिलेगा, है ना। पर यानी कि आपके जो भी भूकंपीय गतिविधियां अगर आपके महासागर या सागरों के अंदर होती है तो उसका परिणाम हमें सुनामी के रूप में देखने को मिलता है। और सुनामी है क्या, जल की लहरें, है ना। तो टोंगा में हमें ये देखने को मिला है। आइए एक बार देख लेते हैं टोंगा है कहाँ। तो आपके स्क्रीन पर जो है ये आपको दिख रहा है, ये क्षेत्र पूरा आपका, ठीक है। अब इस क्षेत्र में अगर आप देखिए तो ये आपका पैसिफिक ओशियन का ये क्षेत्र दिख रहा है ना, प्रशांत महासागर का ये क्षेत्र है। ये आपको हवाई दिख रहा है, और ये हुंगा टोंगा हुंगा हवाई वॉल्केनो का ये क्षेत्र आपको आपके स्क्रीन पर ये दिख रहा है, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा क्षेत्र दिख रहा है, ठीक है। और ये काफी हाई सेंसिटिव एरिया है जहां हमेशा हमें भूकंपीय गतिविधियां जो है वो देखने को मिलती है। इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आइए इसको न्यूज़ को और पहले समझे। टोंगा में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। तो टोंगा के बारे में हमने बात की, अभी हमने मैप में भी देखा कि दक्षिण प्रशांत द्वीप का एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है जिससे प्रशांत महासागर के चारों ओर सुनामी की जो लहरें हैं वो उठी है। टोंगा द्वीप समूह जो है वो आपका रिंग ऑफ फायर में मौजूद है, जो कि प्रशांत महासागर के बेसिन को घेरने वाली जो उच्च ज्वालामुखी और भूकंपीय जो भी आपकी गतिविधि है उसकी पूरा का पूरा क्या है, ये परिधि है। यह एक अंडर सी ज्वालामुखी विस्फोट है जिसमें दो छोटे निर्जन द्वीप हुंगा हपाई और हुंगा टोंगा शामिल है, ठीक है ना। तो दो द्वीप आपको मैंने दिखाया, एक हुंगा हपाई था और दूसरा हुंगा टोंगा था। पिछले कुछ दशकों में हुंगा टोंगा हुंगा हपाई में नियमित रूप से जो है वो हमें ज्वालामुखी विस्फोट की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। जैसे कि 2009 और 2014-15 की घटनाओं के दौरान हमने देखा कि मैग्मा और भाप गर्म जेट के साथ जो है विस्फोट हुए थे। लेकिन हाल फिलहाल में जो घटनाएं हुई, जैसे अभी जनवरी 2022 में जो घटना हुई है, इस घटना के तुलना में अगर हम बात करें तो 2009 और 2014-15 की जो घटना है वो काफी छोटी थी। इस प्रकार के जो विस्फोट है वो उन विस्फोटों में से एक है जो कि प्रत्येक 1000 वर्ष में एक बार रिकॉर्ड किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो टोंगा क्षेत्र है यानी कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का जो क्षेत्र है, इसमें इस प्रकार की जो घटना हुई है वो कितनी जबरदस्त घटना होंगी और कितने दूर तक जो है इसके समुद्री लहरों का प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके अत्यधिक विस्फोट होने का एक कारण फ्यूल कूलेंट इंटरेक्शन है, ठीक है। तो ये पूरा का क्षेत्र है, मैंने आपको बताया भी ना, हुंगा टोंगा हुंगा, ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ठीक है ना। इसका प्रभाव क्या है, तो विशाल ज्वालामुखी विस्फोट जो है कभी कभी अस्थायी वैश्विक शीतलन का कारण बन सकते हैं, ठीक है ना। अब अस्थायी वैश्विक शीतलन, अभी तक आपने वैश्विक तापन के बारे में आपने सुना होगा। अब जो स्टूडेंट मेरे फिजिकल ज्योग्राफी की क्लास में क्लाइमेटोलॉजी का सेक्शन पढ़ रहे हैं और हीट बजट के बारे में पढ़ रहे हैं, अब देखिए मैंने आपको कॉपी में साइड में लाइन छोड़वाया है, सभी ने नोट्स बनाने में छोड़ा है। अब देखिए कहां से जोड़ देंगे। जब हमने हीट बजट पढ़ा है ना, तो हीट बजट में हमने क्या पढ़ा कि SWR के रूप में हमने देखा कि ऊपर से जो है वो इंसुलेशन जो है ना, आ रहा है, और आने के बाद हमने क्या देखा कि LWR के रूप में वो वापस जा रहा है। मैंने कहा कि वायुमंडल में 15 यूनिट जो है वो अवशोषित कहां हो जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, धूल कण, वाटर वेपर, इन सब के माध्यम से। दूसरी बात मैंने ये भी कहा कि जो क्लाउड्स होते हैं, बादल होते हैं, है ना, या धूल कण की जो चादर होती है, इसके चलते बहुत सूर्यताप की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, आपके पृथ्वी के धरातल पर नहीं पहुंच पाती। इसको रिकॉर्ड कर लीजिए, इतनी बातों को जो है इसका वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए आप लोग, ठीक है। वीडियो रिकॉर्ड अगर कर रहे हैं तो एक कोई कमेंट मार दीजिए कि हाँ आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसको इंटरलिंक वहां किया जा सकता है।
ठीक है ना। कहाँ, जो हम लोग प्लस की क्लासेस पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं रिकॉर्ड करने के बाद उसको जो है ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मैं अपनी बातें स्टार्ट कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, मैं अपनी बातें को स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमने अभी तक जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात किया कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है। अब समस्या किस चीज की है कि अगर इस प्रकार की आपकी ज्वालामुखी विस्फोट की घटना होती है, तो इस प्रकार की ज्वालामुखी विस्फोट की घटना क्या होती है, ग्लोबल कूलेंट की, यानी कि वैश्विक शीतलन के कारण बन जाते हैं। अब वैश्विक शीतलन के कारण क्यों बनते हैं दोस्तों, ज्वालामुखी के बारे में जब हम बात करें और ज्वालामुखी विस्फोट जब होता है तो हम क्या देखते हैं कि पृथ्वी के अंदर से जलवाष्प, धूल कण और सल्फर डाइऑक्साइड जो गैसेस है, ठीक है ना, ये क्या होते हैं, पृथ्वी के अंदर से बाहर निकलते हैं। और पृथ्वी के अंदर से बाहर निकलकर ये क्षोभ मंडल के ऊपरी सिरा यानी कि समताप मंडल के निचले लेवल तक जो है वो पहुंच जाते हैं। अब ये स्टोंगा विस्फोट के बारे में हमने जो बात किया और हमने कहा कि ये रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में, पैसिफिक ओशियन में, जो प्रशांत महासागर में जो रिंग ऑफ फायर का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो है ये पूरी की पूरी घटना हुई। और मैंने कहा कि ऐसी घटना जो है वो 1000 साल में एक बार देखने को मिलती है। दूसरी बात, मैंने एक और भी बात कही कि 2009 और 2014-15 के आसपास जो है इस क्षेत्र में हमें ज्वालामुखी की घटना देखने को मिली थी, लेकिन अभी की जो घटना हुई है उसकी तुलना में जो है वो काफी छोटी घटना थी। लेकिन अभी जो ज्वालामुखी की घटना जनवरी 2022 में टोंगा के क्षेत्र में हुई है, ये घटना जो है वो क्या है कि उस पूरे रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में जो है वो बहुत बड़ी सुनामी लेकर आई है। अब जो टॉपिक हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी का भी जो टॉपिक प्लस की क्लास में दोपहर 2 बजे कर रहे हैं, उसमें हमने हीट बजट के बारे में बात की। और हीट बजट में हमने क्या बात किया है कि 100 यूनिट जब सन से इंसोलेशन पृथ्वी पर आता है तो इस 100 यूनिट में से मात्र 47 यूनिट पृथ्वी पर पहुंचता है। और उसमें हमने बात किया कि किस प्रकार से 2 यूनिट, 15 यूनिट, 6 यूनिट, 23 यूनिट अन्य अन्य लेवल पे जो है वो किस प्रकार से कहीं ऑब्जॉर्ब हो जाते हैं, अवशोषित हो जाते हैं और कहीं रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। एक बात कल जब मैंने आपसे बात की और जब तापमान के वितरण के बारे में मैं आपके साथ चर्चा कर रहा था, तो उसमें एक कारक मैंने एक और बताया था कि जहां बादल, धूल कण के, है ना, या जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होती है या जिस क्षेत्र में वर्षा ज्यादा होती है, उस क्षेत्र में हम क्या देखते हैं कि सूर्य का जो ताप है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। क्यों? क्योंकि बादलों के द्वारा जो है, अब बादलों की मोटाई के आधार पर, ठीक है ना, या धूल कण का कितना मोटा लेयर है, इसके आधार पर क्या हम ये कह सकते हैं कि अवशोषित कर दिए जाते हैं या परावर्तित कर दिए जाते हैं। ठीक है, अब जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाएगी तो क्या होगा, तापमान में अस्थिरता आएगी, है ना। तो कुछ समय के लिए क्या हमें देखने को मिलेगा कि सूर्य की रोशनी जो है अगर पृथ्वी तक नहीं पहुंच पा रही है तो उस स्थान विशेष का जहां ये समस्या आ रही है वहां तापमान क्या देखने को मिलेगा, काफी कम देखने को मिलेगा। अभी जैसे हमने टोंगा के बारे में बात की, ऐसे ही घटना कुछ वर्षों पहले जो है यूरोप के क्षेत्र में हुई थी, जब वहां ज्वालामुखी विस्फोट की घटना हुई थी। और कई महीनों तक हमने क्या देखा था कि सूर्य की किरणें जो हैं वो धरातल पर सही से नहीं आ पाई थी। समस्या किसकी होगी, समस्या होगी ग्लोबल कूलेंट की, यानी कि वैश्विक शीतलन की, है ना। तो इस टॉपिक को आप क्या कर सकते हैं, आपने जो कॉपी में अपना स्पेस जो छोड़ा है उस स्पेस के बगल में आप लिख सकते हैं। और कभी भी देखिए, अब ज्योग्राफी में जैसे ही करंट इशू इस टॉपिक को आप जोड़ेंगे तो आप इसको जोड़ भी सकते हैं अगर प्रश्न की डिमांड हो, ठीक है ना। इस प्रश्न की डिमांड के हिसाब से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं बार बार देखिए, अभी करंट अफेयर्स का टॉपिक हो गया, रिकॉर्ड ऑफ कर दो, है ना, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। अब ये जो करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है, ठीक है ना, अब इसको देखिए, अगर मैं इसको हल्के में ऐसे ही लेके चला जाता कि हाँ एक घटना जो है ऐसे हुई है और वैसे हुई है, तो बहुत सारी चीजों को आप नहीं समझ सकते। टॉपिक, मैं बार बार यही कहता हूं कि मैं एक दिन में 50 टॉपिक नहीं डिस्कस करूंगा। मुझे केवल न्यूज कवर नहीं करना, मैं कोई समाचार चैनल थोड़ी हूं यार। मैं आज तक या इंडिया टीवी या जो भी एबीपी न्यूज या जो भी समाचार पत्र चैनल है वो मैं थोड़ी हूं कि मैं ताजा तरीन 100 खबरें फड़फड़ फड़फड़ चलाऊं। मुझे तो चर्चा करना है ना उस टॉपिक पर, चर्चा करना है ना भाई, हमें समझना है, हमें थोड़ी
झटाझट फटाफट घटाघट खबरों का जो है वो लेके चल रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? इसीलिए मैं कोशिश करता हूं यही कि 2 टॉपिक 3 टॉपिक 4 टॉपिक उतना ही कवर हो, और आप देखते हैं कि प्रश्न यहीं से आते हैं। अब न्यूज़पेपर में अगर 16 और 20 पन्ने होते तो क्या सारे के सारे पन्ने इंपॉर्टेंट होते हैं, सारे न्यूज इंपॉर्टेंट? नहीं, उनको भरना होता है। ठीक है, तो इसीलिए कम न्यूज लेकिन सॉलिड न्यूज, ऐसा न्यूज जिससे कि आपको एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प मिले, है ना। कई सारे स्टूडेंट कहते हैं, मेरे पास कई लोगों का मैसेज आता है, सर आप फलाना चैनल पे जो है वो 1 घंटे में 10 न्यूज कवर कर दिए जाते हैं, फलाना सर 10 कवर करते हैं, आप तो 3 ही 4 में। तुमने बोला भाई मेरे 3 4 में उतना दम है ना जितना उनके 50 में दम नहीं होगा। ये टॉपिक उन्होंने पढ़ा है, बिल्कुल सर पढ़ा है, ये सारी बात बताई नहीं सर नहीं बताई, तो फिर अब मान लो कि आयोग अगर यहीं से यही पूछ लिया, तब तो दांत चियार के बैठ जाओगे, है ना, तब तो स्थिति खराब हो जाएगी, और आपको लगेगा यार मैंने पढ़ा तो है लेकिन मुझे आता नहीं है, तो क्या फायदा। अर्ध ज्ञान नहीं लेना है, क्योंकि अधजल गगरी छलकत जाए, ठीक ना, तो आधा ज्ञान लेकर नहीं कूदना है, पूर्ण ज्ञान लेकर आगे बढ़ो, और ज्ञान की तो अनंत सीमा है, लेते चलो। ठीक है, अब देखिए, तो इससे क्या होगा कि हम क्या देखेंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड को समताप मंडल में पंप किया जाता है, लेकिन टोंगा विस्फोट के मामले में प्रारंभिक उपग्रह माप के संकेत मिलता है कि सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा का केवल 0 सेल्सियस वैश्विक तापमान शीतलन का एक छोटा सा ये क्या करेगा, प्रभाव डालेगा। विस्फोट ने वायुमंडलीय दबाव को बदल दिया, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका में सिएटल में कोहरे को दूर करने के कुछ समय के लिए जो है वो मदद मिलेगी। इन लहरों ने जो है वो प्रशांत को पार किया, और इनकी वजह से पेरू में 2 लोग जो है डूब गए। ठीक है, छोड़िए ये सब ऐसी कहानी है। ठीक है, यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार लगाया गया कि विस्फोट 5.8 तीव्रता के भूकंप के बराबर था। ठीक है, ज्वालामुखी की घटना आपको पता ही है ना, कि ज्वालामुखी की घटना क्या होती है। ठीक है ना, ज्वालामुखी की घटना जो है, ठीक है, कौन सा ड्रिंक लेते हैं ठीक है, तो ज्वालामुखी घटना के ऊपर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, यह घटना आपको पता ही। ठीक है, अब समुद्र के नीचे जो भी ज्वालामुखी के विस्फोट होते हैं, तो समुद्र के सतह के जब नीचे होते हैं तो ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब एक चीज मैंने बोला कि ईंधन शीतलर इंट्रैक्शन, चलो इसको ज्योग्राफी में हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये कुछ बैच कोर्सेस है आप लोगों के लिए, ये कुछ बैच कोर्सेस है, ये कुछ बैच कोर्सेस है, ये ठीक है। अगर आप यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी पर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यूपी पीएससी अपर, लोअर पीसीएस, आरओ एआरओ, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी पेट, लेखपाल बी और ऑप्शनल कोर्स का आप लाभ उठा सकते हैं। और इसके लिए आपको जो कोड यूज करना है वो कोड क्या है, अनूप 10 का कोड यूज करके क्या कर सकते हैं, आप लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, फी स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, 24 महीने, 12 महीने, 6 महीने, 3 महीने और 1 महीने। लेकिन मेरा हमेशा आप लोगों को सुलह यही होता है कि आप यूपी पीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो 12 महीने या 24 महीने के साथ चलिए, है ना, क्योंकि टाइम आपको लगेगा। 24 महीने की फी 13,600 और 12 महीने की 9,350 है। लेकिन जैसे ही आप कोड यूज करोगे क्या, ANUP10, तो आपके फी में आपको 10% का ऑफ हो जाएगा, है ना। और 24 महीने की फी 12,240, 12 महीने की 8,415 और 6 महीने की 6,885, 3 महीने की 3,825 और 1 महीने का 1,530 हो जाएगा। 24 महीने, 12 महीने और 6 महीने पे आपको अन अकेडमी की तरफ से जो है वो एजुकेशन लोन भी मिल जाएगा, तो इस लोन का भी आप फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ऑफर है यूपी बिहार के लिए, जो टॉप एजुकेटर के साथ आप तैयारी कर सकते हैं। 6 महीने का 7,960 और 12 महीने का 10,620। बॉक्स बाउंड्री, अगर आपको लगता है कि आपके किसी भी एजुकेटर की क्लास में कुछ भी इन अप्रोप्रिएट कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है तो आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सेशन, एमसीक्यू स्टार्ट किया जाए। चलिए पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने निम्न में से किसे अपना बॉलिंग कोच नियुक्त किया? राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, भरत अरुण या वसीम अकरम? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है।
ठीक है ना। अच्छा, टाइमर आज नहीं है, तो ऐसे ही चलते हैं। तो दोस्तों भरत अरुण जो है वो आपके राइट आंसर है, और कोलकाता नाइट राइडर्स ने पूर्व भारतीय गेंदबाज भरत अरुण को जो है अपना नया गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है, और प्रो क्रिकेटर भरत अरुण जो है वो भारत के लिए जो है इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मैच कुछ खेला है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए का 2780 करोड़ रुपए का समझौता किया? चीन, फिलीपींस, जापान या जर्मनी? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। अंशुल राज, दीपू, अनीता, शिव, अनीता पाठक, प्रशांत, अमन। और फटाफट देखिए, हम लोग कुछ टॉपिक पे चर्चा तो कर ही रहे हैं, और साथ साथ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में जो है ऐसे टॉपिक्स को ले ले रहे हैं जिसको भी जानना जरूरी है ना। क्योंकि भाई आयोग जो है एमसीक्यू तो पूछेगा, तो रोज 8-8 क्वेश्चन के आसपास रहता है, तो महीने में लगभग 240 क्वेश्चन हो जाते हैं, 200 से ऊपर क्वेश्चन हो जाते हैं। तो दोस्तों जिन्होंने कहा फिलीपींस, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश की नौसेना ने हाल ही में अरब सागर में पैसेक्स एक्सरसाइज किया? रूस, चीन, नेपाल या पाकिस्तान? लाइक शेयर करते रहिए, अपने सारे मित्रों के साथ भी क्लासेस के लिंक को साझा करते रहिए। और अभी 11 बजे हम लोग भ्रष्टाचार पर चर्चा करेंगे, कल काले धन पर चर्चा हुई थी, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, है ना। और भ्रष्टाचार पर चर्चा होगी, 2 बजे प्लस की क्लास है। 2 सब्जेक्ट मैं और भी शुरू कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, एक इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी और दूसरा इकॉनमी। तो अपने सारे मित्रों को जो है इनवाइट भी कर दीजिएगा, फ्री है, कोई पेमेंट नहीं है उसका। तो दोस्तों जिन्होंने कहा रूस, अभी हम लोगों ने चर्चा भी की थी कि रूस के साथ जो है वो आईएनएस कोची आपने अभी देखा, अपनी बात भी हम लोगों ने किया, ठीक है। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली शीर्ष 10 महिला खिलाड़ियों में वर्ष 2021 में निम्न में से किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हो? वीनस विलियम्स, सिमोन वाइल्स, पीवी सिंधु या नाओमी ओसाका? रूबी, दीपू, रितु, अंशुल, शिव, सुषमा, अनीता, श्याम कुरैसी? दोस्तों जिन्होंने कहा नाओमी ओसाका, वो सभी के उत्तर जो है सही हैं। और जापानी टेनिस खिलाड़ी हैं ये नाओमी ओसाका, जो 2021 में दुनिया की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों पे जो है वो शीर्ष स्थान पर है। और फोर्ब्स की जो ये सूची निकली उस कमाई में अगर हम देखें तो सिर्फ 10 महिलाओं की खिलाड़ियों में अगर हम देखें तो भारतीय शटलर पीवी सिंधु जो है वो 7वें नंबर पे हैं। और शीर्ष 3 में अगर हम बात करें तो शीर्ष 3 में कुल खिलाड़ियों में देखा तो 5 खिलाड़ी ऐसी हैं जो कि टेनिस खेलती हैं, ठीक। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में किस वरिष्ठ पत्रकार का हृदयघात की वजह से 61 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? कमाल खान, रवीश कुमार, अर्नब गोस्वामी या राजदीप सरदेसाई? तो दोस्तों जिन्होंने कहा कमाल खान एनडीटीवी के पत्रकार थे, उनका जो है वो निधन हो गया। अगला प्रश्न है, खेल मंत्रालय ने भारोत्तोलन में पहली हाई परफॉर्मेंस का निदेशक निम्न में से किसे नियुक्त किया? राहुल सचदेवा, अविनाश पांडु, मोहन अग्रवाल या संजय त्रिपाठी? और प्लस की क्लासेस में हर क्लास में लगभग लगभग आप मान के चलिए कि एक मेंस पे प्रश्न मिल रहे हैं, तो उसको आप लोग कोशिश कीजिए कि लिखिए और लिख के शेयर भी करते रहिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो शेयर कर भी रहे हैं, स्टोन पढ़ना, ठीक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो शेयर कर भी रहे हैं, तो आप लोग भी कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी से ही आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो आगे आपको समस्या नहीं आएंगी मुख्य परीक्षा के समय। तो दोस्तों जिन्होंने कहा अविनाश पांडु, वो सभी के उत्तर जो है सही। और खेल मंत्रालय ने पेरिस ओलंपिक तक जो है भारोत्तोलन के लिए हाई परफॉर्मेंस निदेशक के रूप में मॉरिशस के अविनाश पांडु को नियुक्ति की मंजूरी दी है।
और इस खेल में इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति हैं। उनकी नियुक्ति का मकसद खिलाड़ियों की क्षमता बढ़ाने के साथ मजबूत कोचिंग संरचना को बनाए रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 मार्च, 12 जुलाई, 15 जनवरी या 20 अगस्त? तो दोस्तों जिन्होंने कहा 15 जनवरी, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। और भारत में प्रत्येक साल 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। और ये हर साल इस दिन को जो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज ही के दिन 1949 में जो है फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने जनरल फ्रांसिस बूचर से भारतीय सेना की जो है वो कमान ली थी। और यह दिन जो है वो सैन्य प्रदर्शनी और अन्य आधिकारिक कार्यक्रमों के साथ जो है वो दिल्ली तथा सभी सेना मुख्यालय में मनाया जाता है। और एक खबर आप लोग को और भी होगी कि जो गणतंत्र दिवस 26 तारीख से लेकर जो आपका विक्ट्री डे तक, तो उसको अब 23 जनवरी से जो है यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन से जो है वो गणतंत्र दिवस मनाने की शुरुआत की जाएगी, ऐसा सरकार ने जो है वो कहा है ना। और आज का अंतिम एमसीक्यू, उपभोक्ता शिकायत के ऑनलाइन समाधान के लिए शुरू किया गया ई दाखिल पोर्टल अब कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हो चुका है? 20, 15, 25 या 22? अभी 11 बजे हम लोग की मुलाकात होगी, भ्रष्टाचार पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जिन्होंने कहा 15, वो सभी के उत्तर जो है सही। और उपभोक्ता शिकायत तो ऑनलाइन समाधान के लिए शुरू किया गया ई दाखिला पोर्टल जो है वो 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो है वो शुरू हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आपका सेशन, स्पेशल सेशन में अभी हम लोग मिलेंगे 11 बजे 11 AM स्पेशल क्लासेस है। और इसके लिए जो अनलॉक कोड लगाना है अनोक 10 लगा दीजिएगा। ठीक है, मतलब ये न्यू स्टूडेंट्स के लिए, बाकी जो रेगुलर है उनको कोई भी अनलॉक कोड नहीं लगाना है। लेकिन जो न्यू स्टूडेंट है वो अनोक 10 कोड के माध्यम से फ्री क्लासेस का लाभ उठा सकते हो। तो अपने अपने सारे मित्रों के साथ आप 11 बजे की जो भ्रष्टाचार की क्लास है, इंडियन सोसाइटी का जो टॉपिक है ना, क्योंकि इसके